अध्याय 53 सिद्धार्थ ग्रिफिन से युद्ध। 10वीं चाल। देख रहे सभी प्रतिभाशाली लोग अपनी सांसें रोककर दोनों आकृतियों को ध्यान से देख रहे थे। उनके बीच नीरज शॉ और अलका शॉ के चेहरे पर बेहद खराब भाव थे। 10 चालें, वह ऐसा कैसे कर सकता है? नीरज शॉ के चेहरे पर खतरे का भाव झलक रहा था। शिखर सम्मेलन की शुरुआत से लेकर अब तक केवल वही सिद्धार्थ ग्रिफिन के 10 हमलों का सामना कर सकता था, भले ही वह 10वीं चाल पर हार गया था। लेकिन अब वह जिस पर घृणा की नज़र से देखता था, वह भी 10 चालों का आदान प्रदान कर सका। शॉ संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली होने के नाते वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? जब उसने सोचा कि नकुल शॉ जीत सकता है, तो वह और भी ज्यादा डर गया। ये कैसे हो सकता है? अलका शॉ का चेहरा उदास था। उसने कई बार नकुल शॉ से शर्त लगाई थी, फिर भी वह सब हार गया था। नकुल शॉ का प्रदर्शन उसके दिल में बसे भगवान नीरज शॉ से कम नहीं था। कम नहीं, बल्कि बेहतर था। धूल नीचे गिरी और दोनों अगल बगल खड़े थे। सिद्धार्थ ग्रिफिन और नकुल शॉ दोनों की बाहें आपस में उलझी हुई थीं और वे दोनों तेजी से सांस ले रहे थे। सिद्धार्थ ग्रिफिन के शरीर पर एक बड़ा घाव था जिसने उसे दर्द से भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी ओर नकुल शॉ सीधा खड़ा था, हालांकि उसकी कमीज फट गई थी। वह जख्मी नहीं हुआ था क्योंकि उसकी धातु दीवार तकनीक मेटल वॉल टेक्निक 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। रक्षा के मामले में उसके पास धातु दीवार तकनीक थी, गति के मामले में उसके पास लाइटली फ्लोटिंग फेरी थी, और आक्रमण के मामले में उसके पास स्टार फिंगर थी। हर पहलू में वह शीर्ष स्तर पर था। बिना हार के 10 चालें। देख रहे युवाओं में जोश भर गया। सिद्धार्थ ग्रिफिन की 10 चालों वाली किंवदंती आखिरकार टूट गई थी। कोई था जो उसके साथ 10 चालों का आदान प्रदान कर सकता था। ये दृश्य नीरज शॉ और अलका शॉ के चेहरों पर एक भारी हथौड़े की तरह था। आशु शॉ, इस्मीन शॉ और निशा शॉ सभी के चेहरों पर हैरानी के भाव थे। किसने कल्पना की होगी कि शॉ परिवार में ऐसा कोई छुपा रुस्तम, ब्लैक हॉर्स होगा? नहीं, वह बहुत पहले से ही एक छुपा रुस्तम था। बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता से लेकर मुख्य टूर्नामेंट और प्रतिभाशाली सम्मेलन तक नकुल शॉ चमत्कार कर रहा था। बहुत शक्तिशाली। तनु शॉ की आंखों में खुशी चमक रही थी। इससे पहले उसने कहा था कि वह 30 नहीं 50 चालों का आदान प्रदान कर सकता है। अलका शॉ ने अनिच्छा से दांत पीसते हुए कहा। हालांकि नकुल शॉ का प्रदर्शन नीरज शॉ से भी बेहतर था, फिर भी वह उसके सामने झुकना नहीं चाहता था। सिद्धार्थ ग्रिफिन, तुम्हारी तथाकथित 10 चालों का तुम्हारी क्लाउड चेस स्टेप के साथ जरूर कोई संबंध होगा। 10 चालों में एक जाल बिछाकर और सबसे कम ऊर्जा का उपयोग करके सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाना, नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सही हो। तुम्हारे 10 चालों तक टिके रहने का मतलब है कि तुम्हारी ताकत कम से कम मेरे बराबर है, या शायद मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। सिद्धार्थ ग्रिफिन की आंखों में खतरनाक चमक दिखी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए थे, कोई भी तुरंत हमला कर सकता था। हाँ, अगर तुम्हारी साधना केवल 5वें स्तर के शिखर पर है, तो तुम बहुत ज्यादा विनम्र हो, नकुल शॉ ने गहरे अर्थ में कहा। सिद्धार्थ ग्रिफिन का चेहरा अचानक और भी ज्यादा गंभीर हो गया। फ्लेमिंग मेटल फिस्ट। जब सिद्धार्थ ग्रिफिन का ध्यान बटा हुआ था, तब नकुल शॉ ने हमला कर दिया। इस बार उसने एंग्री ड्रैगन फिस्ट या यहाँ तक कि स्टार फिंगर का भी इस्तेमाल नहीं किया। उसने सबसे बुनियादी कौशल फ्लेमिंग मेटल फिस्ट का इस्तेमाल किया। उस छोटे से अंतराल में सबसे सरल, सबसे तेज हमले का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ा। और फ्लेमिंग मेटल फिस्ट नकुल शॉ का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कौशल था। लेकिन सिद्धार्थ ग्रिफिन भी कम नहीं था। उसकी इंद्रियां 6ठे स्तर की सीमाओं से ज्यादा थीं और वह मार्शल मास्टर्स के बराबर था। जैसे ही नकुल शॉ ने अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करके मुक्का मारा, उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर प्रतिक्रिया दी। पेंग। मुंके और हथेली के टकराव ने सिद्धार्थ ग्रिफिन को पीछे की तरफ धकेल दिया। नकुल शॉ ने धातु दीवार तकनीक का अभ्यास किया था और इसलिए रक्षा और शक्ति पर उसे फायदा था। यह तथ्य कि उसने पहले हमला किया था, इससे उसका मुक्का सिद्धार्थ ग्रिफिन की हथेली से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। एंग्री ड्रैगन फिस्ट। नकुल शॉ ने आगे दबाव डाला क्योंकि वह जीत रहा था और उसकी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे 5वें स्तर के शिखर तक बढ़ने लगी। उनकी पहली 10 चालों के बाद नकुल शॉ सिद्धार्थ ग्रिफिन को पीछे धकेल रहा था। देखने वाले डर के मारे देख रहे थे। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक और प्रतिभाशाली युवा होगा जो सिद्धार्थ ग्रिफिन से लड़ सकता है। 11वीं चाल, 12वीं चाल, 13वीं चाल। नकुल शॉ ने पहली 20 चालों तक नियंत्रण बनाए रखा। अपनी बाईं आंख से उसने देखा कि सिद्धार्थ ग्रिफिन के शरीर के अंदर एक हल्की चोट थी, इसलिए उसने उसे आराम करने का कोई मौका नहीं दिया। सिद्धार्थ ग्रिफिन को उस हल्की आंतरिक चोट को ठीक करने के लिए कुछ समय पाने के लिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन चूंकि नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से यह जान लिया था, उसने सिद्धार्थ ग्रिफिन को ठीक होने का कोई समय नहीं दिया। दर्शक हक्के बक्के रह गए। शॉ परिवार के मंडप के अंदर नीरज शॉ का चेहरा बेहद खराब था और उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं।
नकुल शॉ की साधना उससे भी ज्यादा ऊंची नहीं थी। वह सिद्धार्थ ग्रिफिन से बराबरी पर क्यों लड़ सकता था? बड़े पेड़ के नीचे। दिलचस्प। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सन फेदर सिटी जैसे छोटे शहर में दो प्रतिभाशाली जीनियस होंगे। इन दोनों की क्षमता को जूनियर सिटी के शीर्ष 5 में रखा जा सकता है, एक सिल्वर रंग की आकृति ने कहा। हमें अपने स्वामी को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि इन दोनों को दूसरे गुट ले जाएं। दूसरे ने सावधानी से कहा। मंच के बीच में दोनों आकृतियों ने वार का आदान प्रदान किया, लेकिन कोई भी विजेता का फैसला नहीं कर पाया। 20 चालें। 21वीं चाल। 22वीं चाल। 22 चालों के बाद सिद्धार्थ ग्रिफिन धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी क्लाउड चेस सटेप धीमी और स्थिर गति का उपयोग करके तेज गति का मुकाबला करने में माहिर थी। इसके अलावा उसने नकुल शॉ से सीधे सिर पर सिर की टक्कर से खुद को रोका। नकुल शॉ शुद्ध शक्ति के मामले में बहुत शक्तिशाली था और एक बार जब उसने स्टार फिंगर का इस्तेमाल किया तो पहुंचाया गया नुकसान छठे स्तर के शिखर वालों के बराबर था। इसका मतलब था कि नीरज शॉ, जो छठे स्तर पर पहुंच गया था, वह भी हार जाएगा। इसलिए सिद्धार्थ ग्रिफिन को कभी कभी पीछे हटना पड़ता था और आराम करने के लिए कुछ समय मिलता था। 30 चालें। 35 चालें। आखिरकार 35वीं चाल पर सिद्धार्थ ग्रिफिन ने थोड़ा ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। लड़ाई और भी ज्यादा तीव्र और खतरनाक हो गई। सिद्धार्थ ग्रिफिन कभी कभी छुपकर हमला करता था और जब उसने क्लाउड चेस सटेप के साथ इसका इस्तेमाल किया तो छुपकर किए गए हमले और भी ज्यादा अप्रत्याशित हो गए। लेकिन नकुल शॉ की प्रतिक्रियाएं अविश्वसनीय रूप से तेज थीं और अहम पल में वह देख लेता था कि सिद्धार्थ ग्रिफिन कैसे हमला करेगा। उसने ये कैसे किया? क्या वह मेरे जैसा है? क्या उसके पास मार्शल मास्टर की इंद्रियां हैं? सिद्धार्थ ग्रिफिन ने उत्सुकता से सोचा। 50 चालें। 60 चालें। कोई नहीं जीत रहा था। धड़ाम। अलका शॉ असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। पहले उसने नकुल शॉ के साथ शर्त लगाई थी कि अगर वह 10 चालों का आदान प्रदान करने में कामयाब हो जाता है तो वह हार जाएगा। लेकिन उस समय नकुल शॉ हंसा था। 10 चालें बहुत कम हैं, कम से कम 30 नहीं 50 चालें। और इस समय दोनों ने 60 से ज्यादा चालों का आदान प्रदान किया था, जिसमें जीत या हार के कोई संकेत नहीं थे। 60 चालें। 70 चालें। दोनों के हमले की गति तेज होती गई। आखिरकार वे 80 चालों तक पहुंचे। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने एक गहरी सांस ली और उसकी वन विद द हेवंस आभा और भी ज्यादा स्पष्ट होने लगी। यह आभा घाटी की शर्मीली लड़की की तरह थी, लेकिन बहुत ज्यादा हल्की थी। इस आभा का सामना करते हुए नकुल शॉ को लगा जैसे वह एक चींटी हो। उस एहसास ने उसे ठीक से सांस लेने से रोक दिया। 90 चालों के बाद सिद्धार्थ ग्रिफिन द्वारा भेजा गया हर हमला गहरी अंतर्दृष्टि से भरा था। नकुल शॉ की बाईं आंख धीरे धीरे खुली और एक हल्की हरी नीली चमक उसकी पुतली को ढक रही थी। अचानक वह सुपरविशन मोड में चला गया। सिद्धार्थ ग्रिफिन का हर आंदोलन अब 10 गुना धीमा था। काले आयाम के अंदर सिद्धार्थ ग्रिफिन की एक खोखली आकृति दिखाई दी और उसके द्वारा की गई हर क्रिया को बार बार दोहराया गया। खोखली आकृति की क्रियाओं में गहरी अंतर्दृष्टि थी और उन्हें लड़की की तुलना में समझना आसान था। चूंकि उसने पहले ही उस रहस्यमय विंड पाम से कुछ अंतर्दृष्टि हासिल कर ली थी, नकुल शॉ ने तुरंत इस आभा को सीख लिया। खोलें। नकुल शॉ ने अचानक अपनी लाइटली फ्लोटिंग फेरी, लाइटली माइक्रोसटेप और फ्लेमिंग मेटल फिस्ट को एक में मिला दिया। सिद्धार्थ ग्रिफिन जैसी एक आभा उसके शरीर पर दिखाई दी। नकुल शॉ ने सिद्धार्थ ग्रिफिन पर एक हथेली से वार किया। तेंग तेंग तेंग। सिद्धार्थ ग्रिफिन पीछे हट गया, उसका चेहरा हैरानी से भरा था। क्या? उसकी हथेली? उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि नकुल शॉ की हथेली से निकलने वाली आभा उससे चुराई गई थी। अगर यह सच था तो यह बहुत ज्यादा भयावह होगा। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा किया। उसकी इंद्रियां मार्शल मास्टर्स के बराबर थीं और उसकी इकट्ठा करने की गति और शक्ति छठे स्तर वालों से कहीं ज्यादा थी। इसका मतलब था कि छठे स्तर के नीचे का कोई भी साधक आंतरिक शक्ति के मामले में सिद्धार्थ ग्रिफिन को नहीं हरा सकता था। यही कारण था कि वह नीरज शॉ को हरा सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नकुल शॉ की बाईं आंख ने उसकी सभी आंतरिक शक्ति और रक्त प्रवाह में होने वाले बदलावों पर नजर रखी थी। तो ऐसा है। नकुल शॉ ने जल्दी से उस आभा की ज्यादा समझ हासिल कर ली। स्टार फिंगर। नकुल शॉ की उंगली हवा में से गुजर गई और इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। स्टार फिंगर भी आंतरिक शक्ति को इकट्ठा करने के बारे में थी। जब उसने सीख लिया कि सिद्धार्थ ग्रिफिन अपनी ऊर्जा को कैसे इकट्ठा करता है तो नकुल शॉ की स्टार फिंगर थोड़ी आगे बढ़ी। शानदार। स्टार फिंगर तीसरे स्तर के शिखर के करीब पहुंच रही है। वह वास्तव में सिद्धार्थ ग्रिफिन को धन्यवाद देना चाहता था। सबसे पहले उसने उस रहस्यमय आभा की कुछ अंतर्दृष्टि हासिल कर ली थी। दूसरे, उसने ये सीख लिया था कि आंतरिक शक्ति को ज्यादा कुशलता से कैसे इकट्ठा किया जाए। 91 चालें। 92 चालें। नकुल शॉ ज्यादा से ज्यादा बहादुरी से लड़ने लगा। हालांकि सिद्धार्थ ग्रिफिन हार नहीं रहा था, फिर भी वह ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर रहा था।
जिस बात ने उसे ठंडा कर दिया वह थी नकुल शॉ की क्षमता। वह महसूस कर सकता था कि नकुल शॉ ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है। नकुल शॉ की आभा और आंतरिक शक्ति लगभग पूरी तरह से उसकी तरह ही थी। यह आदमी किस तरह का था? सिद्धार्थ ग्रिफिन ने यह स्वीकार करने में मदद नहीं कर सका कि उसे अपना दुश्मन मिल गया था। उसकी विशेषता ज्ञान था, फिर भी उसके प्रतिद्वंद्वी की समझने की गति उससे भी ज्यादा तेज थी। 95 चालें, 96 चालें, वे 100 चालों के करीब पहुंच रहे थे। वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक लीं, उनकी आंखें अंतिम परिणाम के लिए प्रत्याशा और उत्साह से भरी हुई थीं। नियमों के अनुसार जब वे 100 चालों का आदान प्रदान करते तो प्रतिभाशाली और मेजबान व्यक्ति विजेता का फैसला करते। हालांकि 99वीं चाल पर तेंग सिद्धार्थ ग्रिफिन घूमा और हवा में 10 मीटर उछल गया। ये यहीं खत्म होता है। अध्याय 54, 4 महान प्रतिभाओं की रैंकिंग। ये यहीं खत्म होता है। हर कोई प्रत्याशा में देख रहा था, ये सोच रहा था कि सिद्धार्थ ग्रिफिन के पास किस तरह की जानलेवा चाल थी। नकुल शॉ भी प्रत्याशा से भरा था क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति का संचालन किया। हमले के मामले में उसके पास स्टार फिंगर थी और उसकी सबसे शक्तिशाली मुद्रा वन लाइन स्टार फिंगर का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। रक्षा के मामले में उसकी धातु दीवार तकनीक 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। 7वें स्तर के नीचे के सभी हमले उसके लिए गंभीर नहीं होंगे। इसके अलावा नकुल शॉ की असली साधना 6ठे स्तर पर थी। सिद्धार्थ ग्रिफिन का चेहरा पानी जैसा था, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ नीचे कर लिए और उसकी आंतरिक शक्ति इकट्ठा होनी बंद हो गई। नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। मैं हार मानता हूं, सिद्धार्थ ग्रिफिन ने बिना किसी भाव के कहा। हार मान ली? क्यों? दर्शकों में खलबली मच गई, उनमें से ज्यादातर भ्रमित थे। सिद्धार्थ ग्रिफिन ने हार मान ली, यहां तक कि कुछ पुरानी पीढ़ी के लोगों के जबड़े भी लटक गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि सिद्धार्थ ग्रिफिन 99वीं चाल पर हार मान लेगा। आखिरकार मौजूदा स्थिति से नकुल शॉ और सिद्धार्थ ग्रिफिन दोनों के जीतने की बराबर संभावनाएं थीं। उसने सिद्धार्थ ग्रिफिन को हरा दिया। अलका शॉ असहाय होकर जमीन पर बैठ गया और हवा में घूर रहा था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने किस तरह के राक्षस को नाराज किया था। नकुल शॉ ने न सिर्फ संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली नीरज शॉ को पीछे छोड़ दिया था, बल्कि उसने सनफेदर सिटी के शीर्ष प्रतिभाशाली को भी हार मानने पर मजबूर कर दिया था। नहीं, तुम हारे नहीं हो, नकुल शॉ ने औपचारिक रूप से कहा और सिद्धार्थ ग्रिफिन को गहराई से देखा। उसकी बाईं आंख सिद्धार्थ ग्रिफिन की आंतरिक शक्ति और रक्त प्रवाह को महसूस कर सकती थी। नकुल शॉ देख सकता था कि ग्रिफिन की आंतरिक शक्ति नीरज शॉ से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए सिद्धार्थ ग्रिफिन की साधना 5वें स्तर के शिखर पर नहीं थी। उसकी असली साधना 6ठे स्तर के शिखर पर थी। 6ठे स्तर का शिखर, वह पहले ही सनफेदर सिटी के सभी प्रतिभाशाली लोगों को अपने पैरों के नीचे कुचल चुका था। पहली बार जब उसने सिद्धार्थ ग्रिफिन का निरीक्षण किया था तो नकुल शॉ ने सोचा था, ये व्यक्ति साधारण नहीं है। जाहिर है, नकुल शॉ अपनी असली साधना से सिद्धार्थ ग्रिफिन से डरने वाला नहीं था। उसके पास न सिर्फ खुद की मजबूत साधना थी, बल्कि उसे अपनी बाईं आंख की मदद भी मिली थी, जिसने उसे न हारने का विश्वास दिया था। हमारी लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, सिद्धार्थ ग्रिफिन ने सिर हिलाया। वह हारा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी असली साधना और जानलेवा चालें दूसरों द्वारा देखी जा रही थीं। इसके 2 और कारण भी थे। पहला, वह नकुल शॉ से 2 साल बड़ा था और वह उसे हराने के लिए इस फायदे का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। दूसरा, सिद्धार्थ ग्रिफिन की आभा और तकनीकों को नकुल शॉ ने चुरा लिया था। सिद्धार्थ ग्रिफिन के नज़रिए से नकुल शॉ एक राक्षस था। ज्यादा चालें दिखाने से सिर्फ नकुल शॉ को ही फायदा होगा। हम इसे बराबरी का क्यों न कह दें? मेजबान के तौर पर ओलिविया लैम्बर्ट ने पूछा। बराबरी? नकुल शॉ ने सिद्धार्थ ग्रिफिन की तरफ देखा और दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। ठीक है, नकुल शॉ सहमत हो गया और उसने जबरदस्ती अपनी लड़ाई जारी नहीं रखी। आखिरकार, नियमों के अनुसार लड़ाई 100 चालों से ज्यादा नहीं चलने वाली थी। मैं हमारी अगली लड़ाई का इंतजार करूंगा, सिद्धार्थ ग्रिफिन ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने शब्द पूरे करने के बाद वह तुरंत सम्मेलन से चला गया। पूरे दृश्य ने बहुत से लोगों को भ्रमित कर दिया। क्या सिद्धार्थ ग्रिफिन बीच में ही जा रहा था? किसी को नहीं पता था कि सिद्धार्थ ग्रिफिन के जाने के बाद वह फिर कभी सनफेदर सिटी में दिखाई नहीं देगा। उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया। बहुत बाद में ही नकुल शॉ उससे फिर से मिला। सम्मेलन जारी रहा, लेकिन सिद्धार्थ ग्रिफिन और नकुल शॉ की लड़ाई ने सब कुछ चरम पर पहुंचा दिया था। बाद में होने वाली लड़ाइयों का मजा ही खत्म हो गया था। अब 4 महान प्रतिभाशाली लोगों को आखिरकार उनकी रैंकिंग मिल गई थी। पहला स्थान नकुल शॉ और सिद्धार्थ ग्रिफिन, तीसरा स्थान नीरज शॉ, चौथा स्थान ओलिविया लैम्बर्ट। इस बिंदु पर कोई असहमति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस सम्मेलन में सिर्फ एक ही छुपा रुस्तम नहीं था। ये तनु शॉ आपके कौशल देखना चाहेगी। तनु शॉ एक साफ कमल की तरह थी, शुद्ध और पवित्र।
उसने तुरंत कई युवाओं का ध्यान आकर्षित किया। बहस छिड़ गई। तनु शॉ इतनी कम उम्र में 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी क्षमता केवल नकुल शॉ से कम थी, लेकिन नकुल शॉ समझता था कि इसका सारा श्रेय उसकी बाईं आंख को जाता था। अगर उसे अपनी आंख नहीं मिली होती तो तनु शॉ निश्चित रूप से शॉ परिवार में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होती। नीरज शॉ भी उसी उम्र में उसके स्तर तक नहीं पहुंचा था। इसके अलावा तनु शॉ एक शाखा संप्रदाय से आई थी और संसाधनों के मामले में वह नीरज शॉ से बहुत ज्यादा कम थी। मैं जाऊंगा। ग्रिफिन परिवार से 5वें स्तर का एक युवा आया। ये व्यक्ति अमित ग्रिफिन था, जो ग्रिफिन परिवार में दूसरे स्थान पर था, सिद्धार्थ ग्रिफिन के बाद और उदय ग्रिफिन से पहले। वह पहले केवल नीरज शॉ और ओलिविया लैम्बर्ट से हारा था। ताकत के मामले में अमित ग्रिफिन आशु शॉ के बराबर था, जो 4 महान प्रतिभाशाली लोगों से सिर्फ एक कदम पीछे था। बटरफ्लाई लीफ पाम। तनु शॉ हवा की तरह हल्की थी और उसकी हथेली बेहद नर्म और नाजुक थी। जैसे ही उसने हमला किया, उसने तुरंत अपनी उच्च स्तरीय मार्शल कला बटरफ्लाई लीफ पाम का इस्तेमाल किया, जो लगभग शिखर स्तर तक पहुंच गई थी। पा दोनों आकृतियां एक दूसरे से टकराईं। तनु शॉ सुंदर और नाजुक थी। 10 चालों का आदान प्रदान करने के बाद तनु शॉ ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। नुकसान के मामले में वह सिर्फ आशु शॉ के बराबर थी, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति कौशल एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक थी, जो अमित ग्रिफिन से कहीं ज्यादा बेहतर थी। एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक ने उसकी गति और हमले के कौशल को बढ़ा दिया, और जब कौशल का एक साथ इस्तेमाल किया जाता था तो वह आसानी से उसी स्तर के दूसरों को हरा सकती थी। 30 चालों के बाद तनु शॉ की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। उसकी हथेली नरम थी, फिर भी कठोर थी, और लड़ाई से उसने ज्यादा अंतर्दृष्टि हासिल कर ली थी। उसने भी ओलिविया लैम्बर्ट की तरह एक उच्च स्तरीय शरीर मजबूत करने वाली तकनीक का अभ्यास किया है। उदय ग्रिफिन हैरान था। तनु शॉ की शरीर को मजबूत करने वाली तकनीक धातु दीवार तकनीक से कम नहीं थी, लेकिन यह महिलाओं के लिए ज्यादा उपयुक्त थी। उसमें बहुत क्षमता थी और उसने शायद अपनी असली ताकत छिपाई हुई थी। नकुल शॉ को अचानक रहस्यमयी एक सशस्त्र बूढ़े आदमी की याद आई। वह बूढ़ा आदमी धातु दीवार तकनीक जैसा एक उच्च स्तरीय कौशल निकाल सकता था। यह अविश्वसनीय था। 30 चालों के बाद तनु शॉ ने एक के बाद एक हमला किया और आखिरकार उसने अमित ग्रिफिन को हरा दिया। तनु शॉ जीत गई। इस बार एक और छुपा रुस्तम था। तनु शॉ ने थोड़ी देर आराम किया और फिर उसने राजू लैम्बर्ट को चुनौती दी। राजू लैम्बर्ट 4 महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक था, और हालांकि वह इस साल नंबर 1 नहीं बनने वाला था, फिर भी वह शक्तिशाली था। फ्लोइंग फेदर स्टेप, फ्लोइंग फेदर स्टेप, फ्लोइंग फेदर फ्लाइंग क्लाउड, फ्लोइंग फेदर फ्लाइंग क्लाउड। राजू लैम्बर्ट ने अपने 2 गति कौशल का इस्तेमाल किया, जो दोनों शिखर स्तर तक पहुंच गए थे। गति के मामले में सिर्फ नकुल शॉ ही उसकी बराबरी कर सकता था। क्लाउड लीफ फेरी। तनु शॉ का कौशल अचानक बदल गया, क्योंकि उसने एक ऐसे कौशल का इस्तेमाल किया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तुरंत उसका शरीर एक पत्ते की तरह हल्का हो गया, क्योंकि वह हवा में पलट गई। क्लाउड लीफ फेरी, ये किस तरह का कौशल है? यह मेरी लाइटली फ्लोटिंग फेरी से कम नहीं है। नकुल शॉ हैरान था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक को धातु दीवार तकनीक से बदलने में बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था। शायद यह एक अच्छा सौदा था, लेकिन एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक तनु शॉ के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। यह नया कौशल एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग तकनीक से भी ज्यादा गहरा था। जैसे ही नकुल शॉ ने आह भरी, स्थिति बदल गई। राजू लैम्बर्ट हार रहा था। गति के मामले में राजू लैम्बर्ट को कोई फायदा नहीं था, क्योंकि तनु शॉ के पास क्लाउड लीफ स्टेप थी। 50 कुछ चालों के बाद राजू लैम्बर्ट हार गया। राजू लैम्बर्ट को हराने के बाद तनु शॉ को 4 महान प्रतिभाशाली लोगों में से एक बनने के लिए सिर्फ एक कदम ऊंचे लोगों को हराने की जरूरत थी। आखिरकार सम्मेलन खत्म होने वाला था। इस समय तनु शॉ ने ओलिविया लैम्बर्ट को चुनौती दी। 2 खूबसूरत लड़कियों के बीच की लड़ाई ने एक बार फिर सम्मेलन को चरम पर पहुंचा दिया। तनु शॉ ओलिविया लैम्बर्ट का मुकाबला करने के लिए क्लाउड लीफ फेरी का इस्तेमाल करती रही। 100 चालों के बाद दोनों ने बराबरी का फैसला किया, जिससे एक बार फिर खलबली मच गई। 4 महान प्रतिभाशाली लोग 5 महान प्रतिभाशाली लोगों में बदल गए। सिद्धार्थ ग्रिफिन, नकुल शॉ, नीरज शॉ, ओलिविया लैम्बर्ट और तनु शॉ। शॉ परिवार के पास 5 महान प्रतिभाशाली पदों में से 3 थे, जिससे लैम्बर्ट और ग्रिफिन परिवार पर बहुत दबाव पड़ा। ओलिविया लैम्बर्ट और राजू लैम्बर्ट ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्होंने एक दूसरे की आंखों में चिंता देखी। शॉ परिवार के प्रतिभाशाली लोग बहुत ज्यादा भयावह थे। नीरज शॉ के अलावा नकुल शॉ और तनु शॉ भी थे। नकुल शॉ का उदय एक चमत्कार था। वह सिद्धार्थ ग्रिफिन के बराबर होने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन सिद्धार्थ ग्रिफिन नकुल शॉ से उम्र में बड़ा था, इसलिए प्रतिभा और ताकत के मामले में नकुल शॉ पहले स्थान पर था। ओलिविया। मंच के पीछे ग्रे रंग के वस्त्र पहने एक बूढ़े आदमी ने उसका ध्यान बुलाया। एल्डर, ओलिविया लैम्बर्ट ने सम्मान से कहा।
एक काम है जो मैं चाहता हूं कि तुम करो, ये बहुत जरूरी है। ग्रे रंग के वस्त्र पहने आदमी ने धीरे से कहा। सम्मेलन आखिरकार खत्म हो गया। शॉ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग अपने मंडप से बाहर निकले और पहाड़ से नीचे उतरने लगे। बहुत से लोग नकुल शॉ को डर और प्रशंसा के साथ देख रहे थे, लेकिन ईर्ष्या और घृणा भी थी। नकुल शॉ, यह मत सोचना कि तुम सबसे अच्छे हो सिर्फ इसलिए कि तुम पहले आए हो। मैंने इस बार अपनी असली जानलेवा चाल का इस्तेमाल नहीं किया, नीरज शॉ ने नकुल शॉ को घमंड और आत्मविश्वास के साथ घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा।